नहीं बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है? हाँ हाँ। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, अपने रजिस्टर पर कंपनी जाएगी तो फिर क्या होता है? तो अपने मार्क को चला करके संपर्क बस, कोई उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन। सेम एज हाँ, तो ये भी बताना मेरे बच्चे, पूरा बताना। कोई दो करेक्टरिस्टिक्स बता दो कंपनी की, और बाकी सुनिएगा जरा, इसके अलावा बाकी लोगों ने बतानी है बाकी। ये ना बोल देना दोबारा। पंचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डेट्स एंड लायबिलिटी। सॉरी, बाकी दो और बताओ, करेक्टरिस्टिक्स बताओ कंपनी। क्या नहीं है? आपने कहा तो था वो हो रही है प्रिंट। कल मतलब फिर कल, अब लाजमी तौर पे। चलो बेटा, आप दो सुनाओ। लायबिलिटी टू पे डेट्स, लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी तकरीबन चौधरी ने बोल दिया था वैसे, लेकिन चौधरी को कॉन्फिडेंस नहीं था इस बात पे। बाकी दो आप बताओ बेटा। बात ठीक है, अब शुरू कर दो उसको रिपीट करना। मैंने कहा था इन वाली नहीं बतानी। मेरा ख्याल अभी चार हुई है ना, तो छह सात तो थी। हाँ, चलो दोनों मिलके सुना दो कुछ। ठीक है, वो बोल दिया था इन्होंने, बोल दिया था इन्होंने। हाँ बेटा कुछ। अच्छा, इतने 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 ठंडे लोग हैं, कम से कम मैं कौन सा कह रहा हूँ किताबें बंद कर दो। भाई इतनी देर में किताब से ही देख लो। हैं? मैंने बोला अच्छा, जिस दिन कोई इस तरह का सुनना होगा ना, खतरनाक किस्म का, किताबें बंद करवा दूंगा। अगर किताबें बंद नहीं करवाई, आपको मौका है भाई, देख लो जल्दी करके उसको, घर से तो पढ़ना को नहीं होता है, कम से कम यहाँ पे बैठ के तो पढ़ लो। चलो बेटा बताओ। हाँ बिल्कुल, शाबाश। बस एक ही रह गया था, टोटल पांच ही थे। सात हैं। हाँ, राइट टू रिसीव फ्रॉम लेटर्स, ये बात भी तो थी। हाँ, वो उसने बताई है। तो शर्म करो मेरे बच्चे। चलो, आप किताब से ना देख के सबकी हेडिंग्स, मेरे बच्चे आप बोलो। किताब से देख के सबकी हेडिंग बोलो, ये करेक्टरिस्टिक्स की। बोलते जाओ जल्दी करके। ऐसे था कुछ, खुदा का खौफ। ले बेटा, बेटा आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, कोई भी दो बताएं। लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है मेंबर्स की, ठीक हो गया बेटा। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, बेटा एक और आएगी, इसका दूसरा नाम भी था, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, या इसको और भी कुछ कहते थे, परपेचुअल सक्सेशन। बेटा ये परपेचुअल सक्सेशन क्या हुआ करती थी? ऑनरशिप जैसे मर्जी चेंज हो रही हो, कंपनी के शेयर पे कोई असर, वो चलती रहेगी। ऐसे तो मेरे बच्चे, ठीक हो गया। चलो, ये तो हम कल पढ़ रहे थे, ठीक हो गया मेरे बच्चे। नहीं बेटा, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था, शेयर कैपिटल वाला। ये देखो, उसने जब ऊपर बताई है, ये तीन बातें बताई हैं, ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, और उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ये सारा कुछ जब बताया, उसने कहा कि ये ट्रांसफर ऑनरशिप को समझने के लिए आपको ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है वो थोड़ा सा वजह भी तो पता हो ना। मेरे बच्चे, कंपनीज के अंदर होते हैं शेयर्स, कंपनी में क्या होते हैं शेयर्स। और याद करें, कल हमने ये शेयर्स का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये शेयर्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं। हमने क्या किया था, हमने कहा था ये जो कंपनी बनाने वाले, ये अल्फाज में बार बार बोलूंगा, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी आएंगे। कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही अंदाजा लगाते हैं कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए हो। कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही, बेटा ये आप उसमें कर दो, तो बच्चे वो दोनों खाली करवा दी, दोनों खाली करवा दी, उधर चले जाएंगे बच्चे। वो वहां पे वो एसी चल रहा है 10 से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ले बेटा, तो देखिएगा। थैंक यू बेटा, आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी मेरे बच्चे शुक्रिया। हमने डिस्कस किया था
कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही अंदाजा लगाएंगे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए हो। देखिए मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो इस कंपनी को पूरी जिंदगी में अगर 1 लाख रुपए चाहिए हो, लेकिन ये कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, हर बंदा अपनी औकात के लिहाज से कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सर वो औकात के लिहाज से कंट्रीब्यूट तो करेगा, लेकिन कैसे? याद करें हमने डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे, इस कंपनी को जैसे हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट बनाते हैं, इस कंपनी के हम क्या बना देंगे, हिस्से। लेकिन ये कंपनी है क्या? 1 लाख रुपए। ये कंपनी है क्या? 1 लाख रुपए की। और हमने जब इसके हिस्से कर दिए 1 लाख के, एक्चुअली हमने हिस्से किसके किए? 1 लाख के। अज्यूम कर लो हमने इसके 10,000 हिस्से किए थे, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी रखी थी मेरे बच्चे? ये कल वैसे हमने समझ लिया था, बस थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से। तो हमने इस कंपनी के 10,000 हिस्से किए, और एक हिस्से की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। अब हमने और हमें पैसे कितने चाहिए थे? 1 लाख। उसी लिहाज से हमने कंपनी के हिस्से किए हैं। अब हमने लोगों को कहा कि भैया ये पकड़ो, इस कंपनी के 10,000 हिस्से हैं, जो जितने हिस्से खरीदना चाहता है वो खरीद लो। अब कोई बंदा, अब 10 रुपए का कम से कम एक एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा 10 रुपए तो निकल ही आएंगे किसी बंदे के पास। अपनी अपनी बसात के लिहाज से लोग इसके हिस्से खरीदने शुरू कर देंगे। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, यहाँ पे कोई मिस्टर ए था, ये मिस्टर ए था, इसने इस कंपनी के 100 हिस्से खरीदे, तो 10 रुपए का एक हिस्सा मेरे बच्चे, इसने कितना पे किया होगा? इसका 1,000। इसके पास इस कंपनी के कितने शेयर्स या हिस्से होंगे? शेयर, हिस्से को ही कहते हैं मेरे बच्चे। तो कितने? 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं इसके पास। अब मेरे बच्चे याद रखना, ये हिस्सा बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीद लो, एक्चुअली उस सोसाइटी का उतना हिस्सा आपका हो जाता है। इसी तरह जब आप कंपनी के शेयर्स खरीद लो, उस कंपनी के बहुत सारे हिस्सों में से उतना के कंपनी का हिस्सा आपका होगा। ये है बिल्कुल उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है जिस तरह किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हाउसिंग सोसाइटी में की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह मेरे बच्चे किसी कंपनी के शेयर्स में की गई इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी कहलाएगी। और मेरे बच्चे, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, मैं बताओ क्या उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हो। आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदो, क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, क्या वो किसी को ट्रांसफर हो सकते हैं? मेरे बच्चे वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट, के हु कैन ऑन शेयर्स। शेयर्स कौन ऑन कर सकता है? लेकिन उससे पहले जरा इसको रीड कर लो। कहते द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, मेरा ख्याल कल रीड कर लिया था हमने, बिल्कुल। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिए। कल साथ ही एक बच्चे ने एक सवाल भेज दिया कि सर इस कंपनी के शेयर्स कौन खरीद सकता है, क्या दूसरी कंपनी भी शेयर्स खरीद सकती है? तो याद रखना मेरे बच्चे, ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, वो कोई नेचुरल पर्सन भी खरीद सकता है और कोई आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि इस कंपनी के 10,000 शेयर्स, वो नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं और कोई और कंपनी भी खरीद सकती है। क्योंकि अगर कोई और कंपनी शेयर्स ना खरीद सकती, तो मेरे बच्चे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट वाले ताल्लुकात बनते ही ना कंपनी। अगर आपको याद हो, एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है, या दो कंपनी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। ये ताल्लुकात किस बेस पे बनते हैं? अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स, अगर अज्यूम कर दो ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स, 50% से ज्यादा शेयर बी लिमिटेड ने खरीद लिया, तो हम कहेंगे बी लिमिटेड ए लिमिटेड की होल्डिंग है। तो बेटा कैसे बनी? शेयर्स खरीद के। इसका मतलब क्या हुआ? किसी कंपनी के शेयर्स नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं और कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी खरीद सकते हैं। मुश्किल बात तो नहीं। कौन शेयर खरीद सकता है किसी भी कंपनी का? आर्टिफिशियल पर्सन भी, और कहता है एनी लीगल पर्सन। मुझे बताओ, आप लीगल पर्सन हो? देख लो, आप नेचुरल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो? आप दोनों ही हो। अगर वैसे देखा जाए तो आप दोनों ही हो। क्या कानून आपको इंसान नहीं मानता? तो लीगल पर्सन का मतलब क्या है? वो रहता बात, आप पाकिस्तान में रहते हो सर, यहाँ पे फीलिंग तो नहीं आती कि कानून हमें इंसान मानता है, लेकिन फिर भी, लेकिन मेरे से कानून की निगाह में, यकीन कर लो, घर वालों का तो नहीं मुझे पता, कानून की निगाह में आप क्या हो? इंसान। क्योंकि घर वालों को तो कहते हैं ना, देखो यहाँ पे हॉस्टल्स में गर्मी है, फलाना है, वो कहते हैं फिर क्या हुआ? आप कहते हैं ये अजीब है, खुद अच्छे माहौल में रह रहे हो, यहाँ पे हमें हॉस्टल में रखा हो। ठीक है बता। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ पे अच्छे हॉस्टल में रह रहे हैं, घर वालों के पास वो सहूलतें नहीं है। ऐसे भी बड़े सारे बच्चे होते हैं मेरे बच्चे। कहते हैं एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन ए कंपनी। और लीगल पर्सन कौन? चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल पर्सन हो। कहते हैं दिस इंक्लूड अदर कंपनीज, और इसमें उसने उसको कहना पड़ गया बेचारे को कि इसमें दूसरी कंपनी भी शामिल है। इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन शेयर्स आर ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। कह रहा ये बड़ी हकीकत में, या क्या ना प्रैक्टिकली, ये बड़ी आम सी बात है कि कुछ कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, या बात का तो सारे शेयर खरीदे होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे होली ऑन सब्सिडरीज। तो इस तरह का मामला, यानी कि 100 के 100% शेयर्स एक ही कंपनी के पास है। सादा अल्फाज में, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी बना ली। ये जो होली ओन सब्सिडीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, एक कंपनी इंसान होती है। इंसान
अगर कंपनी को इंसान माना है, अगर आम इंसान कंपनी बना सकता है, याद रखना एक कंपनी भी दूसरी कंपनी बना सकती है। वो अकेली ही सिंगल मेंबर कंपनी बना ली है कंपनी, अकेली ही उसकी मालिक है, 100% शेयर इसने अकेली ने खरीद के रखे हो। तो ऐसे भी हो सकता है, आम कंपनी भी कंपनी बना सकती है। तो बड़ा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये मेन कोई वो तो नहीं, लेकिन ये ऊपर की वो जो अभी हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, जो उसमें वो 3 बातें इस्तेमाल हुई थी कि सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, परपेचुअल सक्सेशन होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उन्हीं बातों को समझाने के लिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। इसी तरह मेरे बच्चे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मिस्टर ए ने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे हुए और एक शेयर 10 रुपए का। एक्चुअली उसने कितना इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर, 1000 रुपए का, और इसके पास 100 शेयर। मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये मिस्टर ए अपने ये शेयर किसी और मिस्टर बी को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता है। तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? या तो उसको सेल कर दे, या उसको गिफ्ट में दे दे, या ये मर जाए और ये शेयर उसके विरासत में चले जाए। हाँ, सच्ची बात है मेरे बच्चे, मरना नहीं होता, इमोर्टल्स हो, मरोगे ना, अल्लाह माफ करे, आप नहीं, मतलब बंदा मरता भी है, आप तो नहीं, आप तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह लंबी जिंदगी देगा। अभी आप लोगों ने जिंदगी एंजॉय करी बेटा, बहुत ही गुजर गई, अब जो रहेगी ना बस अल्लाह के आसरे पे। 40 साल का बुजुर्ग बंदा, तो खुद सोचो मेरे बच्चे, अभी आप हाफ में हो मेरे। हाय हाय, ये बस यही बातें मेरे बच्चे जो अभी तक लेके फिर रही है। बेटा देखिएगा, सेल हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, डेथ, या मेरे बच्चे ये बंदा इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। याद है जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता था, उसकी सारी प्रॉपर्टी किन में डिस्ट्रीब्यूट होती थी? उसके क्रेडिटर्स। अज्यूम कर लो ये मिस्टर बी क्या है, उसका क्रेडिटर ही था, तो इसके शेयर किसके पास चले जाएंगे? इसका ये चारों सूत्रों में क्या हुए? शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो रहे हुए। अच्छा मेरे बच्चे, जब ये शेयर मान लो कि ये मिस्टर बी में इस किसी भी वजह से मिस्टर बी के पास आ गए, मैं ये कह दूं कि इन शेयर्स के साथ जुड़े हुए राइट्स और ऑब्लिगेशन भी इसको ट्रांसफर हो गए होंगे। पक्की बात है मेरे बच्चे। अब अज्यूम कर लीजिएगा, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। मेरे पास किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 10 लाख रुपए का प्लॉट है, किस्तों पे खरीदा हुआ। अभी मेरे बच्चे मैंने 6 लाख की किस्तें पे कर दी, 4 लाख की अभी पे करने वाली रहती है। 10 लाख का मैंने प्लॉट खरीदा है, 6 लाख मैंने पे कर दिया, 4 लाख वाला अभी पे करना रहता है। मैंने क्या किया, वो प्लॉट आपको जो 6 लाख मैंने पे किया हुआ था, 7 लाख का वो प्लॉट मैंने आपको भेज दिया। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, कुछ दिनों के बाद उस प्लॉट की कीमत होगी 15 लाख। अब ये जो प्लॉट की कीमत बढ़ी है, मेरी बढ़ी है या आपकी बढ़ी है? दोबारा सुन लो, आपने मुझसे वो प्लॉट खरीद लिया है 7 लाख रुपए का, कुछ दिनों के बाद उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई है। ये जो प्लॉट की कीमत बढ़ी है, बायर की बढ़ी है या सेलर की बढ़ी है? बायर की बढ़ी है ना बेटा, लफ्ज गलत हो गया, मैंने इस तरह बोल दिया, बायर की बढ़ी है या सेलर की है, बोलना चाहिए था कि सेलर की बढ़ी है या बायर की बढ़ी है। तो मेरे बच्चे जाहिर बात है वो किसकी कीमत बढ़ी होगी? बायर की। ऐसे मेरे बच्चे, और वो जो अभी 4 लाख रुपया हाउसिंग सोसाइटी वालों को किस्तों का पे करना है, वो कौन पे करेगा? वो भी बायर पे करेगा, क्योंकि राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सेम मेरे बच्चे यहाँ पर भी इसी तरह ही होगा। ये बेटा एक आधा ना पंखा चला दो जरा, थोड़ी सी हवा घूमेगी इसको, ये सूफी को जरा थोड़ा सा वो करो। अच्छा ये बंद था, तो रहने दो भैया। बस ठीक है मेरे बच्चे, अब ये सही है, खुदा का खौफ करो मेरे बच्चों, इसको चला दिया करो आगे। मैं भी कहूँ ये कैसे हो, कल तो ऐसा कोई नहीं था। चले खैर, खुद तो स्कूल में बैठे। दोबारा देखिएगा मेरे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। और किस ऑनरशिप की बात करें? किसी कंपनी में, और किसी कंपनी में ऑनरशिप की शक्ल में होगी आपके पास, शेयर्स की शक्ल में। और ये शेयर क्या किसी और को ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल ट्रांसफर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बेच दो, गिफ्ट दे दो, या इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो जाए, या इंसॉल्वेंसी की शक्ल में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब ये ट्रांसफर मिस्टर बी को हो जाएंगे, ये 100 शेयर, मेरे बच्चे राइट्स और ऑब्लिगेशन। अब शेयर्स में, अच्छा मान लो कि आप लोग किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, मेरे बच्चे आपको क्या मिलेगा उसमें? किसी शेयर होल्डर को कंपनी से, ये I2B में ये बातें पढ़ के आए हो, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो, आपको क्या मिलता है बदले में? डिविडेंड। ये लफ्ज सुना होगा आपने, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। अब जब मिस्टर ए के पास शेयर थे और उसने ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? अच्छा मेरे बच्चे, खाली डिविडेंड ही नहीं मिलता, राइट एक और भी होता है, वो होता है उस कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग को जाके अटेंड करना। इसके लिए लफ्ज बोला करेंगे आगे जाके जनरल मीटिंग। यानी कि जिस बंदे के पास शेयर्स हों, वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हों, उसका हक है कि वो कंपनी जब मेंबर्स की मीटिंग बुलाएगी, उस मीटिंग को जाके अटेंड कर सकता है। मेरे बच्चे, अब जब वो मीटिंग अटेंड करने जाया करेगा, मिस्टर ए जाया करेगा या बी जाया करेगा? बी जाया करेगा।
तो राइट सारे ट्रांसफर हो गए। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये जो शेयर उसने 100 शेयर खरीदा था 10 रुपए का, 1000 रुपया बना था, लेकिन उस वक्त मिस्टर ए के पास 1000 नहीं था। उसने क्या किया था, कंपनी को 700 रुपया पे कर दिया था और 300 रुपया अभी भी पेबल था, और ये शेयर किसको ट्रांसफर हो गए, मिस्टर बी को। बेटा जहां पे मिस्टर बी को डिविडेंड मिलेगा और मीटिंग में जाके वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, जनरल मीटिंग को, मुझे ये बताओ ये जो 300 रुपया ये कौन पे करेगा। अच्छा, इस तरह के शेयर्स को, ये जो 100 शेयर मिस्टर ए ने खरीदे थे जिसके ऊपर कुछ पे कर दिया था, कुछ पे करने वाला रहता था, इसके लिए आगे जाके हम टर्म बोला करेंगे पार्शली पेड शेयर्स। आज के दौर में होते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पढ़ना है अभी हमने, उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे, पार्शली पेड शेयर। ऐसे शेयर जिसके ऊपर कुछ पे कर दिया, कुछ पे करने वाला रहता है। आज के दौर में मेरे बच्चे जब तक आप पूरे पैसे पे नहीं करोगे आपको शेयर्स नहीं मिलते। आज के दौर में जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं। कैसे शेयर्स होते हैं मतलब, फुली पेड में। लेकिन पुराने वक्तों में उधार की भी इजाजत होती थी, उस वक्त शेयर्स कैसे हो सकते थे, पार्शली पेड। तो अभी वो पुराने कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं लोगों को, इसलिए यहाँ पे वो भी डिस्कस कर दिया उसने। तो बेटा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को देखिएगा, कहता है कि द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली बाय सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस या इंसॉल्वेंसी। वो ये लिखा नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर एज अपोज टू पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट थी, पहले भी हमने डिस्कस किया था, हम सब लोग यहाँ पे सीएफई के पार्टनर हैं। एक तो मुझे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो मैं किसी और को दे सकता हूँ, खुद भी ले सकता हूँ 5-10%, किसी और को भी दे सकता हूँ। याद है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने बी लॉ पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। एक तो प्रॉफिट का हिस्सा किसी को पार्टनरशिप में देना वो इजाजत होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद करें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ यहाँ पे सीएफई में पार्टनर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरी जगह पे मेरा भाई पार्टनर बन जाए। क्या ऐसे मुझे खुद को ये करने की इजाजत थी? नहीं कर सकता था। पार्टनरशिप में आप निकल जाएं और अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बैठाने, ये आपको इजाजत नहीं होती। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर हम सब लोग, ये सीएफई कंपनी है, हम सब लोग इसके शेयर होल्डर हैं। आप में से जो बंदा जिस मर्जी बंदे को शेयर आगे बेच दे, किसी दूसरे बंदे को कोई एतराज नहीं हो सकता उस पर। याद रखोगे, यानी कि ऑनरशिप, किसी भी कंपनी में ऑनरशिप आप जैसे मर्जी बाकी मालिकों से पूछे बगैर आप ट्रांसफर कर लो। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप का जो स्टेटस होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, वो किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये समझ आ रही है कि नहीं ये बात? पता नहीं, अल्लाह, जब पूछूंगा कल मेरे बच्चे पता चलेगा मुझे। जैसे आज आपने पहले भी ऐसे ही कहा था, समझ आ गई, बताया किसी ने कुछ नहीं। तो बड़ा ये बात अभी हमने डिस्कस की। When shares are transferred, the rights associated with the shares, such as right to receive a portion of the dividend paid by the company, or right to attend and vote at general meeting of the company, are transferred to the न्यू ओनर। ये भी हमने डिस्कस किया था। न्यू ओनर क्या है? मिस्टर ए ने अपने शेयर किसको बेच दिए थे? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी कौन है? न्यू ओनर है, नया मालिक उन शेयर्स का। अब जब ये कंपनी डिविडेंड देगी तो किसके पास जाएगा? और कल जब इस कंपनी के मेंबर्स की जनरल मीटिंग होगी तो कौन अटेंड करेगा? मिस्टर बी अटेंड करेगा। तो क्या है? शेयर ट्रांसफर। जब शेयर ट्रांसफर भी हो सकते हैं, जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो शेयर्स के साथ जुड़े हुए राइट्स और ऑब्लिगेशन वो भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। अगरचे ऑब्लिगेशन की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आपको कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे, ये सारी उसने बताई हैं। ये वही है मेरे बच्चे, ये डुप्लीकेट हुई है स्लाइड, इसलिए मैंने छोड़ दी उसको। ले बेटा, परपेचुअल सक्सेशन, याद है कल हमने डिस्कस किया था। परपेचुअल सक्सेशन कह लो या इसका दूसरा नाम क्या है? परपेचुअली एग्जिस्ट। यानी कि इसका मतलब क्या था, ये जो कंपनी बनाने वाले मालिक हैं, ये जैसे मर्जी बदलते रहें, कंपनी मेरे बच्चे चलती रहे, कंपनी परपेचुअली एग्जिस्ट करती रहेगी। क्योंकि ये मालिक नहीं रहेंगे तो क्या होगा? इनकी जगह पे कोई और लोग मालिक आ जाएंगे। कंपनी की जैसे किसी बच्चे से कोई बंदा पूछे, अच्छा एक कंपनी के 5 मेंबर हैं, 5 शेयर होल्डर हैं, पांचों के पांचों गाड़ी में बैठे जा रहे थे, खुदा न खासा उनका एक्सीडेंट हुआ, डेथ होगी। अब बताओ कंपनी का क्या बनेगा? वो क्या, सर अब तो कोई बंदा ही नहीं रहा उसका मालिक। कैसे होगा? क्या अब कोई मालिक नहीं रहा उस कंपनी का? या मालिक हैं? बेटा अगर वो शेयर होल्डर नहीं रहे तो पक्की बात उनके शेयर किसी और को ट्रांसफर होंगे, तो इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिन लोगों को ट्रांसफर हो जाएंगे वो क्या बनेगा? वो मालिक बन जाएंगे। तो इसका मतलब कंपनी की शेयर, जब हमने कह दिया था कंपनी अलहदा से एक इंसान है, तो मेरे बच्चे इनके चेंज होने से, मरने से, बेचने से, तो मेरे बच्चे या इनसॉल्वेंट होने से कंपनी की शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं परपेचुअली एग्जिस्ट करती रहेगी कंपनी, जब तक उसको खुद डिसॉल्व ना कर दो। याद रखोगे इस बात को। द चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी, ये इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे थे मेरे बच्चे। बैंकरप्सी का दूसरा नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी। Change in ownership or death, even the death or bankruptcy of owner does not affect the existence of a company as opposed to partnership. क्योंकि पार्टनरशिप में एक पार्टनर भी छोड़ के चला जाए ना, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो छोड़ के चला जाए, या हम उसको खुद निकाल दें,
तो मेरे बच्चे याद रखना, पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। पता नहीं ये बातें समझ आ रही हैं? सर आ जाती हैं समझ, आप ना पूछा करें, ठीक हो गया, कल पूछूंगा, सुनते हुए तो पूछ सकता हूँ। ले बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, जब ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कंपनी को लेकर तीन तरह के लोगों को हमने दिमाग में रखा। एक वो लोग जो कंपनी बनाने वाले हैं, एक वो लोग जो कंपनी चलाने वाले हैं, और एक कंपनी खुद भी तो इंसान है ना सर, ये भी तो इंसान है। तीन तरह के इंसान आपके सामने है मेरे बच्चे। इन तीन तरह के इंसानों की लायबिलिटीज को हमने डिस्कस करना है। कौन कौन? कंपनी बनाने वाले, कंपनी चलाने वाले, और कंपनी खुद एक इंसान है। इन तीनों की लायबिलिटीज को मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना है। अब सियाने आप लोग तो हो माशाल्लाह। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जो कंपनी चलाने वाले होते हैं, क्या कंपनी से रिलेटेड इनकी कोई लायबिलिटी होती है? वैसे मैं पूछ रहा हूं, अगरचे हमने अभी नहीं पढ़ा, वैसे मैं पूछ रहा हूं, ये जो कंपनी चलाने वाले हैं, क्या कंपनी चलाने वालों, कल कंपनी का कोई नुकसान हो जाए, कंपनी में कुछ लॉसेस हो जाए, कुछ इस तरह का मामला हो जाए, कुछ खराब हो, क्या उसके लिए कंपनी के चलाने वाले जिम्मेदार होंगे? क्या लग रहा है आपको? देख लो। अच्छा, कहते हैं वो कंपनी चलाने वाले जिम्मेदार, यानी कि आप लोगों को हम सीएफई कंपनी बना के आपको डायरेक्टर बना दे, आप सत्यानाश कर दो इसका, तो आप कहेंगे हमारा कोई कसूर ही नहीं, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं। ऐसे ही करोगे आप? ऐसे ही होगा। बोल दो। यानी कि सत्यानाश करने में तो चीजें सर आप वैसे ही शेर है, बिल्कुल करेंगे सर, कोई हमें पूछ नहीं सकता। चलें, ठीक हो गया। अभी आप ये कह रहे हो कि सर कंपनी चलाने वालों की कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बताओ, ये जो कंपनी बनाने वाले हैं, इनकी लायबिलिटी कैसी थी बोला? आप ये कह रहे हो सर इनकी लायबिलिटी है लिमिटेड, इनकी नो लायबिलिटी। अब कंपनी की खुद की बताओ। बस ये कैसे पता चला आप लोग तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? इसकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। अब मेरे बच्चे इसको देखिएगा, ये लिमिटेड लायबिलिटी की तो हमें समझ आ गई थी मेंबर्स की, वो तो आसान सी बात है भैया। लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है बोला? जितनी उन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे। कल अगर वो कंपनी डूब जाएगी, जो पैसा कंपनी में लगाया होगा, बार बार डिस्कस किया, कंपनी वो पैसा तो लेकर डूबेगी। हाँ, उसके बाद भी अगर कंपनी के सर पे कुछ लायबिलिटीज होंगी तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपसे पैसा नहीं मांग सकेंगे, मालकों से पैसा, क्योंकि मालकों की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। ये तो समझ आ गई मेरे बच्चे, ये तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब अगली बात आ गई कंपनी बनाने वाले, सॉरी, चलाने वालों की लायबिलिटी। ये जो कंपनी बनाने वाले होते हैं ना, कंपनी चलाने के असूल भी कंपनी बनाने वाले ही तय करते हैं। कंपनी चलाने के असूल कौन बनाएंगे मेरे बच्चे? इन असूलों का नाम होगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या इनको बाई लॉज ऑफ द कंपनी कहेंगे। कंपनी चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? कंपनी बनाने वाले। कंपनी चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कौन बनाता है? कंपनी बनाने वाले। अब इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, और बनाकर मेरे बच्चे जब ये कंपनी बन गई, उसको इन रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलाने के लिए किनको अपॉइंट कर दिया? डायरेक्टर्स को। याद रखना, ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, इनकी जो जिम्मेदारी होती है कंपनी को चलाने की, वो किसके मुताबिक होती है? कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक। पढ़ेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को आगे जाके, इनमें होता क्या है। आप सब लोग यहाँ पे सीएफए के डायरेक्टर बैठे हो, आप लोगों के लिए मुझे बताओ, इस कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं? और वो आर्टिकल किसने बनाए हैं? मालकों ने। मालकों ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। अब अगली बात बताओ, मालकों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दे दिए हों कि इसके मुताबिक कंपनी चलाओ, अगर उसके मुताबिक कंपनी चलाते हुए कंपनी डूब जाए, मुझे बताओ आपका कोई उसमें कोई खुदा ना खासा कोई है कसूर? आपका तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि जिस तरह हमें कहा गया था हमने उसी तरह कंपनी चलाई, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। उसके बावजूद अगर कंपनी डूब गई हो तो डायरेक्टर्स का कोई कसूर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी, लेकिन उस वक्त तक नहीं होती जब तक उन्होंने औकात में रहते हुए कंपनी चलाई थी। औकात क्या थी? ये रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर डायरेक्टर कोई ऐसा काम करेंगे जो औकात से बाहर होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के होगा, उसके लिए डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। अब जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे देखिएगा, कंपनी के आर्टिकल्स बनाते वक्त मेंबर्स ने कहा कि डायरेक्टर कंपनी के लिए उधार भी ले सकते हैं, और जो उधार ले सकते हैं वो होगा 20 लाख रुपए तक। 20 लाख रुपए तक उधार लेना हो तो डायरेक्टर खुद ही ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा उधार लेना हुआ तो डायरेक्टर पहले आगे हमसे पूछेंगे, फिर हम इजाजत देंगे तो लेंगे, नहीं तो वो उधार नहीं लेंगे। भैया डायरेक्टर्स ने क्या किया, एक दफा कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई, किसी बैंक में गए और जाके 30 लाख रुपए का उधार ले लिया। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ था डायरेक्टर कहां तक उधार ले सकते थे? अब उन्होंने उधार कितना लिया है? कि ऊपर का जो 10 लाख रुपया उधार लिया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
ये जो बैंक को पैसे देने हैं वो कंपनी देगी या डायरेक्टर देंगे या मेंबर देंगे? वो डायरेक्टर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर्स की उस वक्त तक लायबिलिटी नहीं होती जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कंपनी चला रहे हैं। या ये कह लो, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो, या विद एन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी हमने उनको दी थी उस अथॉरिटी में रहते हुए डायरेक्टर कंपनी चला रहे होंगे तो डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर उस अथॉरिटी से तजावुज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार। याद रखोगे इस बात को? कर सकते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंबर में से ही है ना डायरेक्टर भी, और मोस्टली होंगे भी तगड़े वाले, वही डायरेक्टर बने होंगे। और जब ये इस तरह का काम कर लेंगे तो आप मान लो कि ये 4-5 लोग हम डायरेक्टर हैं, इसी तरह इमरजेंसी में जाके हमने लोन ले लिया। जब मेंबर्स आके कहेंगे भैया ये तो खुद पे करो, तो आपने अथॉरिटी से तजावुज किया है, हम कहेंगे अगर ना लेते तो कंपनी वैसे ही दिवालिया हो जाती। तो फिर वो क्या कर दिया करते हैं, याद है बचपन में आपने रेटिफिकेशन पढ़ी थी? रेटिफिकेशन क्या होती है, जो काम ऑलरेडी हो चुका हो और गलत हुआ हो बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो रेटिफिकेशन एक ऐसा खूबसूरत असूल है जो बाद में सारे गुनाहों को धो देता है। तो अगर वो रेटिफाई कर देंगे मेंबर तो उसके लिए फिर कंपनी ही जिम्मेदार हो, यानी कि इसकी रेटिफिकेशन करवा लेंगे, सादा अल्फाज में ये कहना चाहता हूं। उसके बाद आ गई कंपनी खुद आ गई। भाई कंपनी को हमने क्या माना था, इंसान। और ये कंपनी याद रखना, इंसान बिल्कुल उसी तरह की होती है जिस तरह एक सोल ट्रेडर। यानी कि कंपनी, अगर खाली कंपनी को आप कहोगे ना, कंपनी एक्चुअली इसकी हैसियत किसकी होती है, सोल ट्रेडर वाली है ये कंपनी। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए ये कंपनी खुद अकेली कंपनी, ये डायरेक्टर्स और मेंबर निकाल के कंपनी खुद क्या होती है, सोल ट्रेडर। और वो जो कारोबार कर रही होती है वो सोल ट्रेडर का कारोबार होता है, याद रखिएगा। उस कारोबार में जितना भी नुकसान होगा ये कंपनी खुद पे करेगी। और अगर कंपनी खुद कैश, अगर कोई ना इतना कैश अवेलेबल हो तो अपने एसेट बेच के पे करेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक सोल ट्रेडर जो अपने बिजनेस की लायबिलिटीज पे करने के लिए अपना घर बार बेचता था, उसी तरह जो कंपनी के सर पे लायबिलिटीज आएंगी, कंपनी पे करेगी पहले तो जो उसके पास अवेलेबल होंगे कैश वगैरह। अगर उससे भी पे ना हो तो वो क्या करेगी, अपने सारे एसेट बेचेगी। यानी कि जो कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह। वो एक इंसान है, वो कारोबार कर रही थी। उस इंसान को हमने बनाया किस लिए था, कारोबार करने के लिए। अगरचे वो आर्टिफिशियल पर्सन था, इसलिए हमने क्या किया था, उसके ऊपर कुछ मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया था। लेकिन कंपनी की खुद की हैसियत कैसी होगी, बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह। जिस तरह सोल ट्रेडर में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। जब तक उसकी लायबिलिटी पे नहीं होगी वो अपने एसेट बेचती जाएगी। सारे एसेट बिक गए, मान लो कि इसके सर पे लायबिलिटी थी 1 करोड़, मेरे बच्चे इसकी 10 मिलियन की लायबिलिटी है, इसने सारे एसेट बेचे और वो मेरे बच्चे एसेट हुए 9.5 मिलियन के। सारे एसेट बेच के कितना कर्जा वापस हुआ, 9.5 मिलियन का। और 0.5 मिलियन का कर्जा अभी भी 5 लाख का इसके सर पे है। वो उन लोगों का पैसा डूबेगा जिन्होंने इस कंपनी से लेना। कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, अपना घर बार बेच के दे देगी। जब हम इंसॉल्वेंट होते हैं क्या करते हैं, घर बार बेचते हैं ना मेरे बच्चे। तो कंपनी जब इस तरह की सिचुएशन में जाएगी कि उसको एसेट बेचकर लायबिलिटी पे करनी पड़ी, मान लो इंसॉल्वेंट होगी। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अपने एसेट बेच के पे करता है। और जब सारे एसेट खत्म हो जाए तो उसके बाद भी अगर क्रेडिटर का पैसा हो तो किनका पैसा डूबता है, क्रेडिटर्स का। लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि कंपनी के एसेट अभी भी पड़े हों और क्रेडिटर्स का पैसा डूब जाए, ना ना, एसेट सारे बिकेंगे। याद रखोगे इस बात को। तो कंपनी की जान कब छूटेगी, जब तक सारी लायबिलिटी पे नहीं करते। और सारी लायबिलिटी कैसे पे करेगी, कैश से। अगर ना हो तो एसेट बेचे, एसेट बेचकर भी अगर लायबिलिटी पे ना हो फिर उसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आम इंसानों की तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, दिवालिया। उसके एसेट बेच कर, एसेट भी बिक गए हो तो अब कंपनी रिमेनिंग कहां से लेकर आएगी, मामला खत्म हो। याद रखोगे इस बात को। इसलिए तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप कंपनी से कोई डील कर रहे हो, बड़ी सोच के कीजिएगा। कल कोई कंपनी आपको नौकरी पे रख लेगी, बैकएंड पे नाम होगा उसका कंपनी का, याद रखिएगा। और आपकी सैलरी उन्होंने रखी हुई है 1 मिलियन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफओ हमारी कंपनी के, और आपकी सैलरी कितनी होगी, 1 मिलियन की। अच्छा भाई कंपनी ने, आप भाई आप इसी खुशी में होंगे कि भाई 1 मिलियन सैलरी लगी है, भाई रौला ही कौन नहीं। 1 महीने की सैलरी नहीं दी, कोई थोड़ा सा दे दिया उन्होंने, कोई 50-60 हज़ार। दूसरे महीने की फिनिश करते करते मेरे बच्चे मान लो कोई 6-7 महीनों की सैलरी ड्यू है आप। तो 7 महीनों की सैलरी का मतलब क्या है, 70 लाख। चलो मान लो कि उन्होंने उसमें से 10 लाख रुपया दे दिया था आपको 6-7 महीनों में, अभी भी 60 लाख रुपया पड़ा हुआ है आपको। और कंपनी मेरे बच्चे वाइंड अप हो। अब कंपनी क्या करेगी, कहां से पे करेगी आपको, एसेट बेच के। एसेट है ही कौन, मुबारक हो, आपका 60 लाख रुपया डूब। आप कहेंगे वो सर मालिक देंगे, मालिक क्यों देंगे भैया, आपने नौकरी कहाँ पे की थी, किसी कंपनी में। इसलिए जरा थोड़ा सा ध्यान से ये सारी बातें, ये जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह काम आएंगे आपके, अभी तो बच्चे हो। तो बड़ा यही बात अभी मैं कर रहा था।
कहता कि हो और क्रेडिटर जुबान, जो क्रेडिटर कंपनी के साथ सर जो कंपनी को उधार देंगे या उधार पे सामान देंगे, हम उनको कैसे वार्न कर सकते हैं? भैया जो जो सामने बंदा बैठा हुआ ये नेचुरल पर्सन नहीं है बल्कि कंपनी है, और कंपनी में क्या होगा, इसके मालिकों की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। हाँ, कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब आप अगली बात सोचोगे, सर इसमें वार्निंग देने वाली कौन सी बात है? जब कंपनी को भी आपने बोला कि आम इंसानों की तरह इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो सर हम उससे पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जो कंपनी आपको पैसा देगी वो ज्यादा से ज्यादा कैसे देगी? अपने एसेट बेच के। और एसेट बेच के भी अगर पैसा ना रिकवर हुआ तो क्या होगा? आपका वो पैसा डूब जाएगा। और डूबने के बाद आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आम इंसान हो मेरे बच्चे, उसको तो हम कहते हैं ना कि खुदा ना खासा किसी से पैसे लेने हो, वो ना दे तो खुदा ना खासा उसको गिरेबान से पकड़ा, घसीटा, तो हमारा इसी इसी में हमारा मन कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया, जलील तो कर लिया ना हमने। लेकिन मेरे बच्चे, कंपनी तो इस तरह की है ही नहीं कि आप कहोगे उसको चपेड़े करा दोगे जाके, खुदा ना खासा गिरेबान से पकड़ के घसीटोगे। कंपनी तो नजर ही नहीं आती। तो इसलिए आपको वार्न कर दिया गया कि भैया जब आप कंपनी से डील कर रहे हो तो बड़े ध्यान से, आपको बंदे जलील करने के लिए नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आपको एसेट बेच के पैसे दे देगी। ना तो किसी को खुदा ना खासा कोई गाली निकाल सकते हो, ना ही कोई और दलालत। यही दिल करता है ना मेरे बच्चे। दिल नहीं करता वो सीएफई वालों ने ये हमारे साथ दिल करता उनको जाके बंदा नहीं करता। चलो जरा, कहता है कि वर्ड लिफ्टेड। अब जब आप बड़े होंगे, देखो आप लोगों के सर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इंशाल्लाह आप किसी अच्छे ओहदों पे होंगे, और यकीन कर लो, बिलीव मी, आप अच्छे ओहदों पे होंगे इंशाल्लाह। एक तो हमारे बच्चों को जिन्हें नहीं सर, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरे बच्चे, ये जितने ऊपर बड़े लोग हैं सब ने चले जाना है। ये कोई पक्के पक्के नहीं आए हुए मेरे बच्चे, इन्होंने चले जाना है, इनको रिप्लेस करना है आप लोगों ने। हैं, इसहाक डार भी रिप्लेस होगा, ये सारे बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, गवर्नर जो हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर है, जितने ये बड़े, सब चेंज होंगे। उनकी जगह पे कौन बैठा होगा? सर हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन हम तो हो ही नहीं सकते। मेरे बच्चे, अपनी काबिलियत पे शक ना किया करो। यकीन कर लो, हर बंदे को अपनी काबिलियत पे इतना ही शक है जितना आपको है। तो जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा वो निकल जाएगा। जो शक में ही रहा तो फिर वो आपको पता ही जिसका। और सबसे बड़ा आपकी फील्ड में सबसे अहम चीज कॉन्फिडेंस होगा, याद रखिएगा। जो जिसमें जितना कॉन्फिडेंस होगा, चाहे सीए फाइनलिस्ट हो, यकीन कर लो उतना ही कमा लेगा। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो मेरे बच्चे चाहे जहां पे मर्जी पहुंचे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, अभी भी कई एफसीए हैं 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, एफसीए होने के बावजूद। और कई नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 10-15 लाख रुपए उनकी सैलरी है। तो किस में फर्क है तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। बल्कि तो हम तो यही सुनते हैं कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो आपकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। तो वो मेरे बच्चे, कॉन्फिडेंस ही नहीं उनके अंदर, ना ही उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, ना ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस। सर कॉन्फिडेंस कहते किसको है? ये भी तो रौला है ना। यानी कि आपको बस बंदा समझाता ही रहे। ले बड़ा, इतना का कॉन्फिडेंस है इनको, अभी तक ये नहीं सोचा मैंने पेपर कितने देने हैं। सर अभी तो दाखला जाएगा जुलाई में, जाके सोचेंगे वहां पे जाके। अभी मैं 4 पढ़ रहा हूँ सर, अगर कोई दिक्कत हुई तो 1 छोड़ दूंगा, तो सर फिर दिक्कत हुई 2 छोड़ दूंगा। और फिर 2 का दाखला भेजा, उसके बाद भी आखिर तक सोचेंगे इनमें से देना कौन सा है? और बात का तो जाते हुए बाइक से उतर जाते हैं, गोली मारो, पेपर देने नहीं जाते, तैयारी नहीं। नहीं बेटा, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं है आपके अंदर। नहीं बेटा, देखिए वापस आओ, द वर्ड लिमिटेड। और मेरे बच्चे, अपने फैसले खुद करना सीख जाओ, बहुत फायदा देगा। हर छोटे से छोटा फायदा, आज क्या खाना है, जगह जगह से पूछते फिर आज क्या खाना है। यानी कि एक हॉस्टल में रहने वाले 2-4 बंदे, मेरे बच्चे कहीं ये ना बंद हो जाए, ये जिसके ऊपर निशान लगाओ ना, ये ना बंद कीजिएगा मेरे बच्चे। तो खुद सोचो कि जो ये करना क्या है मेरे बच्चे, लाइट्स ऑफ करनी, सूफी ये पंखा चलाना मेरे। चलें घर वापस आओ। द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ, अच्छा जो भी कंपनी होगी, लॉ कहता है कि उस कंपनी जहां पर भी अपना नाम बोला करेगी, देखो कंपनीज के नाम भी इंसानों जैसे होते हैं, फातिमा फर्टिलाइजर, फलाना फलाना फलाना, होते नहीं इस तरह के, है यानी कि नाम अगर देखो तो इन्होंने क्या रखे होते हैं, इंसानों जैसे नाम रखे होते हैं अक्सर। तो भाई कैसे पता चलेगा ये जो सामने बंदा बैठा हुआ मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये नेचुरल पर्सन नहीं बल्कि क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लॉ ने उसके लिए एक रिक्वायरमेंट रख दी कि कंपनी क्या करेगी, जहां पर भी अपना नाम बोले और लिखेगी, खास तौर पे लिखेगी, उसके साथ वर्ड लिमिटेड लाजमी लिखेगी। क्या लफ्ज लिखेगी उसके साथ? लिमिटेड।
जो हमें ये बताएगा ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है ये नेचुरल पर्सन नहीं बल्कि क्या है, आर्टिफिशियल। अच्छा, कंपनी अपना नाम जब बोलेगी, मान लो सीएफई लिमिटेड, सर लायबिलिटी तो मेंबर्स की लिमिटेड है, तो कंपनी को अपने साथ नाम क्यों? भाई दुनिया के सामने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो तो कंपनी कर रही है ना, मेंबर थोड़ी कर रहे हैं। और कंपनी जब अपना नाम बताएगी, मेरा नाम सीएफई लिमिटेड है, तो लिमिटेड से हमें पता चल जाएगा ये एक कंपनी है, एक्चुअली इसके मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी की खुद की लायबिलिटी लिमिटेड, और कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होगी? वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके एसेट बिकते हैं, और एसेट कब बिकते हैं? जब लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। ये तो हम पढ़ते थे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के अंदर कि आपका घर बार बिकता है लायबिलिटीज पे करने के लिए। तो कंपनी के भी मेरे बच्चे एसेट बिकेंगे जब लायबिलिटीज पे करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये नाम के साथ लिखा हुआ लिमिटेड वर्ड लोगों की अटेंशन किस तरफ ड्रॉ करेगा? ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, याद रखोगे। और ये कानून है मेरे बच्चे, कोई कंपनी इस तरह कर ही नहीं सकती कि कहीं पे नाम लिखे और साथ नाम के वर्ड लिमिटेड ना लिखें। द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। तो जब भी आप कल इंशाल्लाह कहीं पे कोई सीएफओ की नौकरी के लिए जाएंगे, तो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा, तो जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा उसका वो नाम होगा उसके ऊपर कहीं ना, मतलब बंदा जो है आम साइन कर रहा हो, लेकिन उस कंपनी का नाम लाजमी लिखा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। हो ही नहीं सकता कि कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो उस कंपनी का नाम ना लिखा हो, और नाम के साथ वर्ड क्या लिखा आ रहा होगा? लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, फिर इस कंपनी की लायबिलिटी क्या है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। कल अगर इसने पैसे ना दिए, नजर घुमा के देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी अपने एसेट बेच के आपको देगी। और अगर आपको लग रहा है ये छोटा सा ऑफिस है, इसके क्या एसेट होंगे, तो भैया ना करो वहां पे नौकरी। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ये हम आगे सीखेंगे, मेरे चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे नाम लिखते कैसे। कहता दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी लिमिटेड। ये हम सीखेंगे चैप्टर 2 में। ये मेरे एरिया चैप्टर 2 में बड़ी डिटेल में बताएगा। बेटा इंसान है और इंसानों के कंडक्ट्स होते हैं, एक्ट होते हैं, और उन एक्ट्स और कंडक्ट्स को कंट्रोल करना होता है। जैसे आपका मन कर रहा होता है ना, कोई बंदा जा रहा हो, कोई थोड़ा सा मस्ती में इंसान आ रहा है, इसको 2 चपेड़े कराए, बस दिल तो करता है ना अल्लाह माफ करे, लेकिन किस चीज ने रोका आप? अच्छा, आपको लग रहा है ये है भी बच्चा और उसने दही पकड़ी हुई ऐसे ऐसे करता आ रहा है, आपको लगेगा ना ये लस्सी बना के लेके जाएगा और इसको जरा थोड़ा सा डांटना चाहिए, कोई चपेट करानी चाहिए इसको। लेकिन किसी ना किसी चीज ने तो रोका होगा ना आपको। किस चीज ने रोका आपको? कानून ने। यानी कि आपका मन करेगा तबाही तूफान बर्पा कर दो, लेकिन मेरे बच्चे किसने रोक दिया? कानून ने। कानून कहता है भैया अगर इस तरह की कोई हरकत की आपको सजा मिले। बेटा हमारे लिए देखो, ये जितने बड़े सारे सिविल लॉज हैं, बड़े सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। याद है वो बचपन में आपने बी लॉ जिन्होंने पढ़ा हुआ था, सोर्सेज ऑफ लॉ, क्या थे वो? सर ठीक है ना, पढ़ लिया, हमने पेपर भी पास कर लिया सर, रौला खत्म करो। हमने याद रखने के लिए थोड़ी पढ़ा था। तो मेरे बच्चे 4 तरह के सोर्सेज ऑफ लॉ हुआ करते थे। प्रेसिडेंट, बस, कस्टम्स, कॉन्ट्रैक्ट, और एक क्या था? लेजिस्लेचर, वो जो हमारी पार्लियामेंट है। तो 4 जगहों से कानून बना करते थे हैं। हाँ, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, कस्टम्स और कॉन्ट्रैक्ट। चले खैर, गोली मारो। बेटा इसी तरह कंपनी भी एक इंसान है, और सर कंपनी के भी कंडक्ट को कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए भी कानून है। तो सर इसके लिए कानून कौन से होंगे? याद रखिएगा मेरे बच्चे, कंपनीज के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कानून है, सबसे अहम कानून वो कंपनी एक्ट 2017 हो। कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए कौन सा मेरे बच्चे कानून है? कंपनी एक्ट 2017। ये वो कंपनीज हैं जिस कानून के तहत कंपनी बनाई जाती हैं और चलाई जाती है। लेकिन सर अभी तो आपने बोला था कि कंपनीज को चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और वो मेंबर बनाते हैं। मेरे बच्चे जो मेंबर बनाएंगे ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो इस कंपनी एक्ट 2017 के मातहत ही बने। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को चलाने के लिए, इसका मतलब सर ये भी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए कंपनी एक्ट 2017 भी होगा, आर्टिकल्स भी होंगे, बल्कि एक और डॉक्यूमेंट भी है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। आगे जाके ना हमने एक हायरार्की डिस्कस करती है मेरे कि कंपनीज को चलाने के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है कंपनी एक्ट 2017। इसी कंपनी एक्ट 2017 के मातहत हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये इसके मातहत होगा, यानी कि मेमोरेंडम में कभी कोई ऐसी बात नहीं आ सकती जिसकी कंपनी एक्ट इजाजत ना देता हो। ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है मेरे बच्चे, ये सबऑर्डिनेट है। आगे मेरे बच्चे इसी डॉक्यूमेंट का एक मातहत डॉक्यूमेंट होगा, उसको कहेंगे आर्टिकल एसोसिएशन। ये जो सबऑर्डिनेट है, ये किसका सबऑर्डिनेट होगा? मेमोरेंडम का भी और कंपनी एक्ट का भी।
इसके बाद मेरे बच्चे एक और हुआ करेगा, वो हुआ करेगा हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जितने कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो हमेशा किसके मातहत हुआ करेंगे? आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और एक्ट के मुताबिक। यानी कि सीएफई अगर कंपनी है या किसी के साथ कोई सप्लाई का, कोई सेल, परचेज, कोई कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट का व्हाटसोएवर, वो किसके मातहत होगा मेरे बच्चे? मेमोरेंडम, आर्टिकल और एक्ट के मुताबिक। इसी के मजीद मातहत होती है कंपनी की रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मीटिंग के अंदर जो करारदादें पास की जाती हैं, कभी कोई ऐसी करारदाद पास नहीं हो सकती जो ये कहेगी वो फलाना जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था ना वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। लॉ कहेगा क्यों भैया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप रेजोल्यूशन पास करके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म कर सकते? तो ये करारदाद जितनी पास करोगे किसके मातहत होंगी? इन चारों की। ये हायरार्की आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कंपनी चलाई और बनाई और चलाई जाती है वो कौन सा है? कंपनी एक्ट। उसी के मातहत एक डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम, उसी के मातहत एक और डॉक्यूमेंट बनेगा आर्टिकल्स, और उसके बाद हमारी कंपनी के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद कंपनी की मीटिंग में पास की हुई रेजोल्यूशन। ये मेरे बच्चे हायरार्की है। ये समझ लो कि वो रूल्स रेगुलेशंस हैं सादा अल्फाज में। ये अभी हम यही तीन डिस्कस करेंगे। वो कौन से लॉज हैं जिसके जरिए कंपनी चलाई जाती है? तो कौन से हैं? एक्ट, कंपनी एक्ट 2017, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। वो भी हैं डेफिनेटली। रेलिवेंट लॉज कहता है कंपनी आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द कंपनी एक्ट 2000। तो जिस प्रोसेस, जिस कानून के तहत बनाई गई है, चलाई भी उसी कानून के तहत जाएगी। इसी तरह मेरे बच्चे एक और डॉक्यूमेंट है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे कुछ दो के अल्फाज बोलेगा मेरे बच्चे, बड़े अहम। ये जो मेमोरेंडम है ना, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, चलिए मैं थोड़ा सा भी आपको बता दूं। अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, ये कंपनी बनाना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ। ये अगर ये इस बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट ने कह रखा है आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मेरे बच्चे? एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक डॉक्यूमेंट होगा आर्टिकल एसोसिएशन। कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी जब तक उसके ये दो डॉक्यूमेंट्स ना हो। लेकिन सर इन दो डॉक्यूमेंट्स में होगा क्या मेरे बच्चे? इनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो कंपनी बनाता है। इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ 6-7 बातें होती हैं। जैसे आपका आईडी कार्ड है, तो ये मेरे बच्चे ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को शिनाख्त देता है, यानी कि कंपनी को पहचानना हो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी रहती कहाँ पे है, वो कंपनी बड़ी कब है, वो सारी बातें आपको कहाँ पे मिलेंगी? मेमोरेंडम के अंदर। एक वो डॉक्यूमेंट होगा जो कई कई पेजेस का होगा, जिसमें कंपनी को चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? वो आर्टिकल एसोसिएशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी चलाता है। ये मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट क्या करेगा? ये कंपनी चलाएगा। तो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे बच्चे, एक वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाता है और एक दूसरा चलाता है। अब ये जो बनाने वाला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम मेरे बच्चे, ये बाहर की दुनिया के सामने कंपनी की शिनाख्त रखता है। जैसे अभी मैंने बोला भाई, अगर बाहर की दुनिया जानना चाहती है ये कंपनी का नाम क्या है, वो क्या देखे? मेमोरेंडम। कंपनी करती क्या है वो भी उसमें नजर आ जाएगा। उसके अलावा ये कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कंपनी का कैपिटल क्या है, ये सारा कुछ मेरे बच्चे कहाँ पे 6-7 बातें लिखी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेमोरेंडम बाहर की दुनिया के लिए मोस्टली होता है। ये जो आपके पास आईडी कार्ड है ये आपके आपके खुद के लिए है? हाँ सर, हमारे खुद के लिए। हम भूल जाते हैं हम कौन है, किस लिए है। अब देखो, हाँ, ये बाहर की दुनिया के लिए भी आप कौन हो। आप पुलिस वाले कहीं पे रोक लेते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? आईडी कार्ड दिखाओ, भाई पता तो चले आप हो कौन। अगर आप आईडी कार्ड ना हुआ तो पक्की बात आप अफगानी हो। ऐसे में रोचे आप कहेंगे सर अफगानियों ने बना रखे हैं, पहले कम से कम शिनाख्त तो होगी ना उसके लिए। ये शिनाख्त किसके लिए थी? आपके खुद के लिए, किसी और के लिए? किसी और के लिए मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेमोरेंडम है ये इंटरनली फोकस होता है या एक्सटर्नली फोकस होता है? एक्सटर्नली फोकस होता है, बाहर की दुनिया के लिए। तो वो जो इंटरनली फोकस, जिसको जिसके मुताबिक हमने कंपनी चलानी है, जिसमें उस कंपनी के चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे, वो कहाँ पे होंगे मेरे बच्चे? आर्टिकल्स के अंदर। ये दो डॉक्यूमेंट्स मेरे बच्चे मजीद रखेंगे। कहता है एक कंपनी मस्ट आल्सो, मस्ट है, ये ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे कि मेमोरेंडम बनाओ या ना बनाओ। कोई कंपनी, मैंने बोला कि इन दो डॉक्यूमेंट्स के बगैर ना बनेगी ना चलेगी, ये होंगे तो बनेगी। सबसे पहले एक कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपको फौरन से इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक और नाम मिल गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनी का आइन है मेरे बच्चे। होता है ना, आपके मुल्क का भी आइन है ना, मुल्क का आइन। आपका मुल्क उसी आइन के मुताबिक चलाया जाता है। आपके मुल्क की अदलिया, आपके मुल्क के जो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, आप लोग सब उस आइन की पासदारी करते हो।
अभी अभी पिछले दिनों के अंदर देखो क्या बेशर्मी है इस मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने लोगों को वोट, वो होता ना उनका इंटर इलेक्शन था पीटीआई का, उसमें लोगों को शमूलियत ना देके, लोगों को ना बता के खुद इलेक्शन करवा दिया, लोगों को वोट के हक से महरूम कर दिया। ये बात आइन में लिखी हुई है कि अगर पार्टी का इलेक्शन हो तो उसमें वोट कास्ट करना हर बंदे का हक है। तो इसलिए पीटीआई ने गैर आइनी काम किया है, हम उसका बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। अच्छा, वो बल्ले का निशान वापस लेके उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि सारी पाकिस्तान की कौम का हक है कि उनको वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे वोट दे, वो वोट दे सकते हैं। वो हर पॉलिटिकल पार्टी की निशानी क्या होगी, उसका जो निशान होगा। यानी कि चंद 100 लोगों को वोट का हक देने के लिए किसी बेशर्म इंसान ने करोड़ों लोगों के राइट को मफलूज कर दिया। और कल दोनों की तकरार हुई, याद है? ये सुनते को नहीं, मेरा ख्याल है कि आप वो लाइव सिर्फ खबरें सुन लिया करो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने क्या सुनना सुनाना है, अल्लाह माफ करे, बड़े बिजी लोग हो हैं, क्योंकि सारा दिन पढ़ते हो, समझ कुछ नहीं आ रही होती है आप लोगों को, इसलिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया करो, ट्विटर तो चल नहीं रहा, नहीं तो मेरे बच्चे वहां पे कुछ न्यूज चैनल वो जो होते हैं एंकर्स होते हैं उनको फॉलो कर लिया करो। लेकिन मुझे पता है कि आपने फॉलो किसको करना होता है, जन्नत मिर्जा को। यही मुझे एक याद है, क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं भूलता, मुझे पता चला इसके मिलियंस फॉलोअर हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग, यानी कि मिलियंस पागल लोग हैं यहाँ, एक खातून को फॉलो कर रहे हैं। भाई क्या है वहां पे, है? खुदा का खौफ करो, अपने कैरियर को देखो, फ्यूचर को देखो, है? और बेशर्म तरीन बंदे हैं आप में से भी जिसने फॉलो कर रखा है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं क्यों करूं। चले ले बेटा, देखिएगा, कहता है कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मेमोरेंडम का कोई बंदा पूछ रहे, मेमोरेंडम का दूसरा नाम बताओ, क्या बताओगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। और इसके बाद एक और बात पूछेगा, इट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। याद है बचपन में आपने पढ़ा था स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं स्टेक होल्डर? हर वो बंदा जिसका कंपनी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, वो स्टेक होल्डर होता है। ऐसे ही मेरे क्या सादा अल्फाज में हमने डिस्कस किया था, हर वो बंदा जो कंपनी से इन्फ्लुएंस हो सकता हो या कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, वो सारे क्या होते हैं? उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किन स्टेक होल्डर्स के लिए होगा? एक्सटर्नल। और वहां पे पढ़ा था ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी, आप इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्टेड। अच्छा बताओ कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन हुआ करते थे बोला? I2B पास कर रखा है ना आप लोगों ने, बताओ। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है इन्हीं दोनों में से, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ये कोई तीसरी टाइप के स्टेक होल्डर नहीं होते। तो आप कहते हैं 3 टाइप्स के स्टेक होल्डर होते हैं, 2 टाइप्स के स्टेक होल्डर होते हैं बस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन्हीं में से जो बड़े अहम हो और जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, वो हमारे क्या होते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर होते हैं। शाबाश बेटा, अल्लाह इनका भला करे बाकियों का। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेरे बच्चे दो नाम मिल गए यहाँ पे आपको, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। एक और याद रखिएगा, मुझे पता चल जाएगा आगे जाके, मैं दोबारा पूछूंगा चैप्टर 2 में, इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या नाम हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। प्राइमरी, ये इंटरनल स्टेक होल्डर को फोकस करता है या एक्सटर्नल को? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को। ले बेटा आगे, अब आर्टिकल एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन का एक और नाम बोलेगा यहाँ पे, बाई लॉज। आर्टिकल एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है? बाई लॉज। बाई लॉज का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ कि आई कैप का कम से कम जब नोटिफिकेशन आता है, वो तो पढ़ते हो ना आप लोग, है? तो क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई ना कोई ऐसी खबर होती है, अभी भी जाके आई कैप के जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाके देखिएगा, कोई कोई नोटिफिकेशन पड़े होंगे। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आई कैप की कौंसल मीटिंग हुई फलानी तारीख को, इतनी कौंसल मीटिंग हुई, उस कौंसल मीटिंग में हमने आई कैप के बाई लॉज में चेंज किया है, और उस चेंज के तहत जो बच्चा खुदा ना खासा किसी पेपर को 2 दफा पास ना कर सका, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओए खतरनाक है ना। ये उन्होंने क्या किया है? बाई लॉज में चेंज किया है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किया नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, याद रखोगे इस बात को। अच्छा, ये बाई लॉज में जिसमें चेंज किया, ये क्या थे? उस आई कैप को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पहले जिस तरह आई कैप चलाया जा रहा था, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिए। तो एक्चुअली बाई लॉज क्या होते हैं मेरे बच्चे? रूल्स एंड, जिसके तहत उस एंटिटी को मैनेज किया जाएगा। कह रहा है बाई लॉज विच फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसीजर।
ये कंपनी के चलाने के मामला से डील करते हैं, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं होता। ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल एसोसिएशन। इन्हीं बायलॉज को क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लो बेटा, सिर्फ 5 मिनट है, ये एक छोटी सी बात जाते जाते बड़ी अहम बात होने लगी। बेटा कंपनी की डेफिनेशन याद रखना कि जब कोई चीज किसी चीज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, उस डेफिनेशन के अंदर उस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए, एक्सप्लेन ना करें लेकिन पूरा बता दिया जाता है उस चीज के बारे में, ये है क्या। डेफिनेशन का मतलब ही क्या है? जो उस चीज को पूरा डिफाइन कर दे। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है मजीद, लेकिन मेरे बच्चे कम से कम उस डेफिनेशन को पढ़ के, याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जिनको याद हो। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से हमें पता चल गया था कि पार्टनरशिप कहने के लिए उसमें 5 तरह की कुछ चीजें थी, वो होंगी तो पार्टनरशिप होगी, नहीं तो नहीं होगी। और वो 5 चीजें कहाँ पे लिखी हुई थी? उसकी डेफिनेशन के अंदर। मेरे बच्चे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कंपनी की डेफिनेशन। आज के बाद याद रखिएगा, कंपनी वही होगी जो उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरेगी। जो कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगा इदारा, वो कभी भी कंपनी नहीं होगा। सबसे पहले देखिएगा, कहता है कि कंपनी मीन्स का मतलब क्या होता है? जो मैं बता रहा हूं बस वही, इसी को कंपनी बोलना है। अगर इंक्लूड लिखा होता तो शायद कुछ और भी होता, लेकिन मीन्स का मतलब क्या है? जो आपको बताया जा रहा है, आज के बाद इसी को आपने कंपनी मानना है। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। यहां तक पहले रुक जाओ। आज के बाद आपने कंपनी किसको मानना है? जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। जो इदारा अपने आप को कंपनी कह रहा हो और वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड ना हुआ हो, तो हमारे नजदीक वो कंपनी नहीं है। याद रखोगे इस बात को, या आपने मुकर जाना है कल परसों देखिएगा। और दूसरा, सर कंपनी एक्ट 2017 तो 2017 में आया था, जबकि हम तो सुन रहे हैं कंपनी तो बड़े अरसे से चली आ रही है। तो सर फिर उनको कंपनी नहीं मानेंगे क्या? जो कंपनी एक्ट 2017 जब आया उसके तहत जो रजिस्टर्ड हुए हैं अदारे, क्या वही कंपनी होंगे? नहीं नहीं, उन्होंने उसको कवर करने के लिए एक और बात लिख दी बीच में। उन्होंने कहा कि कंपनी हम उसको कहेंगे जो रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ क्या है? वो लॉ जो पहले थे कंपनीज के लिए लेकिन अब रिपील्ड हो चुके हैं। रिपील्ड वो होते हैं जिनकी जगह पे कोई नया लॉ आ गया और वो कैंसिल हो चुके हैं। याद रखोगे इस बात को। अब वो मेरे बच्चे कंपनी लॉ की डेफिनेशन उसने नीचे दे रखी है कि आज के बाद देखो, अगर कोई बंदा कंपनी पूछे ना क्या है, आपने उसके लिए ये 2 अल्फाज बोलने हैं। हम कंपनी सिर्फ उसको बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो या कंपनी लॉ में। इन 2 कवानीन के अलावा कहीं पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो और वो अपने आप को कंपनी कहे, हम उसको कंपनी नहीं माने। हैं बड़े सारे इदारे, अभी हम डिस्कस करेंगे या कल हम डिस्कस करेंगे, जहां पे एक इदारा अपने आप को कंपनी कह रहा है और आप भी उसको कंपनी कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो कंपनी नहीं है। हम किसको कंपनी मानेंगे? जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। आज मेरे बच्चे बस आखिरी बात आज की, कंपनी लॉ किसको बोलेंगे? कहता है कि कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनी, रिपील्ड मतलब वही जो रिप्लेस हो चुके हों सादा अल्फाज में। कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनी एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, आल्सो इंक्लूड कंपनी एक्ट 2017 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। यानी कि कंपनी लॉ की अगर हम बात करें, आज तक जो भी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लॉ आए हैं वो सारे उसने लिख दिया। हालांकि उसने कंपनी एक्ट 2017 दोबारा लिख दिया, क्योंकि आज कंपनी किसके तहत रेगुलेट की जा रही है, बनाई जा रही है? कंपनी एक्ट 2017 में। तो कंपनी लॉ वो सारे लॉज हैं जिनके जरिए कंपनी बनाई और चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है। याद रखोगे इस बात को। तो कंपनी बताओ किसको बोलेंगे? या कंपनी लॉ पे रजिस्टर्ड। और कोई बंदा पूछ रहे सर बताओ कंपनी लॉ क्या है? रिपील्ड कोई ऑर्डिनेंस, ये सारे याद करने हैं आपने, चाहे 1913 था, 1984 था, 2016 था या 2017, ये 3-4 तारीखें हैं मेरे बच्चे, इनको याद कर लीजिएगा। पूछेगा नहीं वो, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता? सर फिर तो हम लाजमी करेंगे सर, हमें पता है, ये वक्त हमें ढूंढ रहा होता है, अल्लाह माफ करे। और वो पेपर वाले दिन हम उसको मिलते हैं। चलो बेटा इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। और बेटा जितना अभी तक पढ़ा उसको याद कर लीजिएगा, और बेटा सुना जाएगा। अच्छा ये ना जैसे ही इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद आपकी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। टाइम भी अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा उसको चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा जहाँ तक आप उसको कर सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि आगे वैसे ही 8-10 छुट्टियां आ जानी, आपको पता। यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक क्लास है।
ये कमी, एक तो कल फ्राइडे आ रहा है, परसों, उसके बाद अगले फ्राइडे तक आपकी क्लासेस हैं। उसके बाद मेरे बच्चे तकरीबन फिर आप आएंगे मंडे को, उसके बाद तो 7-8 क्लासें इस जून की रह जानी है। तो जुलाई 7-8 से आपकी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे टाइम को, लेकिन इसी तरह हिम्मत करके आते रहना मेरे बच्चे। मैंने कहा था टोटल 45 क्लासेस है मैक्सिमम, और जिसमें इसी तरह सुकून से पढ़ेंगे, ये ना समझना कि पता नहीं आगे जाके हम सिलेबस चेंज कर देंगे। इतना कि इसका मेरे बच्चे ऐसे भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा हर रोज करते रहिएगा और पिछला भी रिवाइज करते रहिएगा याद से। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा, थैंक यू। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे पूछ लीजिएगा। क्या? हाँ हाँ, मेंबर्स अच्छा अच्छा, ये आज ये पॉइंट मिस हो गया, तो मैंने रीड किया था, मैंने ये मैं सुबह बता दूंगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आपको, अगर आपको याद। ये लाइबिलिटी मेंबर्स की नहीं वो होती है मेंबर्स की लाइबिलिटी, कल दोबारा बताऊँ। ये आज भूल जाओ कि मैंने ये पढ़ा है, है। जिक्र किया था, लेकिन इसको कल इसके लिहाज से बताऊँ।